नमस्कार दोस्तों, आपका एनके एजुकेशन में स्वागत है। आज हम देखेंगे पंक्चुएशन या विराम चिन्ह। सबसे पहले देखेंगे फुल स्टॉप मतलब पूर्ण विराम, कॉमा मतलब अल्प विराम, क्वेश्चन मार्क मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह, सेमीकॉलन अर्धविराम, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन विस्मयादिबोधक चिन्ह, इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग देखेंगे जिसको उदाहरण चिन्ह कहते हैं। इसके बाद देखेंगे हम एपोस्ट्रोफ यानी संबंध कारक चिन्ह, कैपिटल लेटर्स का प्रयोग कहाँ होता है, हाइफेन यानी समास चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है और डैश का प्रयोग हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं फुल स्टॉप का प्रयोग। पूर्ण विराम का प्रयोग जो होता है किसी वाक्य के अंत होने पर या अंत होने का ज्ञान कराता है तथा संक्षिप्त शब्द या अक्षर के अंत में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई ईट मैंगो। लास्ट में हम देखते हैं इसमें फुल स्टॉप लगा क्योंकि ये सेंटेंस पूर्ण हो चुका है। हिंदी में कहेंगे मैं आम खाता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं मिस्टर एन फुल स्टॉप के फुल स्टॉप पवार, लास्ट में फिर फुल स्टॉप लगा देंगे यहाँ पर। फिर देखते हैं थर्ड वाला सेंटेंस किसी डिग्री के साथ भी इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे M.A, इसका फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ आर्ट। फिर उसके बाद कॉमा लगाते हैं। आगे देखते हैं B फुल स्टॉप A, PhD फुल स्टॉप इत्यादि में फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। अब हम चलिए देख लेते हैं आगे कॉमा का प्रयोग कहाँ पर होता है। तो दोस्तों कॉमा का प्रयोग सेंटेंस में छोटे अंतराल के लिए होता है या थोड़े समय के लिए रुकने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है गांधी जी कॉमा द फादर ऑफ नेशन कॉमा वाज अ मैन ऑफ हाई प्रिंसिपल्स फुल स्टॉप। तो दोस्तों इसमें हम देख रहे हैं गांधी जी के बाद कॉमा लगा है और नेशन के बाद थोड़ा रुक रहे हैं तो वहाँ पर भी कॉमा लगा हुआ है। जब सेंटेंस पूरा हो गया तो यहाँ पर भी फुल स्टॉप देख रहे हैं हम, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था लगा हुआ है। कॉमा का प्रयोग संबोधन के लिए भी किया जाता है, जैसे गीता के बाद यहाँ पर कॉमा लगा है। गेट्स मी अ कप ऑफ टी मतलब मुझे एक कप चाय किसने दी, गीता ने दी। तो गीता के संबोधन के लिए यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है। शब्द या प्रेस जब अलग चरित्र दर्शाते हैं, ठीक है, अगला नियम है शब्द या प्रेस जब अलग चरित्र दर्शाते हैं तब भी कॉमा का प्रयोग होता है। अशोका कॉमा द ग्रेट किंग, यहाँ पर कॉमा लगा है। बिकम बुद्धिस्ट, यहाँ पर सम्राट अशोक के अलग अलग चरित्र को दिखाने के लिए कॉमा का प्रयोग किया गया है। जैसे अशोका के बाद कॉमा लगा है और बिकम के पहले कॉमा लगा हुआ है। इससे हमें सम्राट अशोक के अलग अलग चरित्र का ज्ञान हो रहा है। तो हमारा जो अगला नियम है वो ये कहता है कि किसी जाति या समुदाय के शब्दों को अलग करने के लिए कॉमा का प्रयोग किया जाता है। अब ये शब्द जो होते हैं ये एंड या और जो कंजक्शन है उनसे जुड़े हुए होते हैं। जैसे यहाँ हमारा एक एग्जाम्पल है मैन एंड वुमेन। देखिए पुरुष और स्त्री प्रजाति अलग अलग है, यहाँ पर कॉमा लगता है कॉमा यंग एंड ओल्ड आल मस्ट डाई। हाँ, तो यहाँ देख लीजिए चाहे आदमी हो चाहे औरत हो चाहे युवा हो चाहे बुजुर्ग हो, उन्हें अंत में मरना ही है। तो यहाँ देखिए इनको अलग करने के लिए बीच में कॉमा का यूज़ किया गया है। अब हम आगे देखते हैं इसका जो अगला नियम है वो ये है कि दो या दो से अधिक एडवर्ब्स के आने पर भी कॉमा का प्रयोग किया जाता है। मतलब क्रिया विशेषण जब दो से अधिक हो तो किसका प्रयोग किया जाएगा, कॉमा का प्रयोग किया जाएगा। अब हम यहाँ देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल देन के बाद देखिए कॉमा है एट लास्ट कॉमा सौरभ वाज किल्ड मतलब अंततः सौरभ जो था वह मारा गया। तो यहाँ पर देखिए दो से अधिक हमें एडवर्ब दिखाई दे रहे हैं देन एंड एट लास्ट, तो इसके पहले इनके बीच में देखिए कॉमा लगा हुआ है। फिर आगे देखते हैं किसी सेंटेंस में यस आए तो उसके बाद भी कॉमा लगता है। नो प्लीज़ लिखा हो तो उसके बाद कॉमा लगता है। थैंक यू हो तो कॉमा लगता है। वेल लिखा हो तो भी कॉमा लगता है। इनको मुख्य वाक्य से अलग करने के लिए कॉमा का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं अगला हमारा जो सिंबल है क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कब किया जाता है, तो दोस्तों क्वेश्चन मार्क का प्रयोग इंटरोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। ठीक है,
अब इंटरोगेटिव सेंटेंस भी दो तरह के बनाए जाते हैं। एक होते हैं डिस्क्रिप्टिव, जिसमें WH वर्ड का यूज़ होता है। WH वर्ड की एक अलग से इकाई हम यहाँ पर यह एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है। और यस नो क्वेश्चन, तो यस नो क्वेश्चन कैसे होते हैं? यस नो क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिखा जाता है, और WH जो होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब के पहले क्या लगा दिया जाता है? WH वर्ड को लगा दिया जाता है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर बनता है WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं, इज़ आई रीड बुक। अगला एग्जाम्पल है हु आर यू। अब हम देख लेते हैं नरेशन में जब डायरेक्ट स्पीच होती है, ठीक है दोस्तों। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच भी आपने पढ़ी होगी या नहीं पढ़ी होगी, तो हम एक उसके लिए भी वीडियो बनाएंगे। और तो डायरेक्ट स्पीच को जब इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाता है, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई रीड बुक, इजंट आई, लास्ट में क्या है, प्रश्न पूछा गया है, इसीलिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हमने अभी यहाँ दिया नहीं है, लेकिन ये आपने देख लिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम सेमी कॉलन। सेमी कॉलन का प्रयोग कब किया जाता है? यह कॉमा से थोड़ा ज़्यादा रुकने के लिए, ठीक है। मतलब कॉमा जो होता है उसमें अल्प समय के लिए रुका जाता है, लेकिन उससे थोड़े ज़्यादा समय के लिए जब रुकना होता है तो सेमी कॉलन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखते हैं इसका एग्जाम्पल, एवरीवन लाफ, यहाँ पर लगा है सेमी कॉलन, एंड कॉट द जोकर बॉय, ठीक है दोस्तों। अब अगला प्रकार देखते हैं मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन या नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। इसको कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग किसी वाक्य में जब आपको अत्यंत हर्ष प्रस्तुत किया जा रहा हो, या कोई विस्मय की बात हो, या शोक की बात हो, तब इस सिंबल का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है, अलास ही इज़ डाइड, अरे वह मर गया। मे गॉड ब्लेस यू, मेरा ईश्वर क्या करें, तुम्हें सुरक्षित रखे। अगला जो चिन्ह है दोस्तों वो है इन्वर्टेड कॉमा। तो इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग कब किया जाता है? जब कोई सेंटेंस किसी व्यक्ति ने कहा है और उसको जैसा का वैसा प्रस्तुत करना हो, तब इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग किया जाता है। या किसी वाक्य को विशेष रूप से प्रकट करना हो, तब इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, राधा सैड, यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा शुरू होता है, दैट सैड आई वांट टू गो विथ यू। इसका प्रयोग भी डायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच में ज़्यादा होता है, इनडायरेक्ट में नहीं होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं अगला जो सिंबल है वो है एपोस्ट्रोफ का। तो एपोस्ट्रोफ का प्रयोग कब किया जाता है, इसको देखते हैं। इसको कहते हैं संबंध कारक चिन्ह, ठीक है दोस्तों। संबंध प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हिंदी में देख लिए हम का के की का प्रयोग करते हैं, वैसे इंग्लिश में एपोस्ट्रोफ के साथ एस लगाते हैं, तब वहाँ पर एपोस्ट्रोफ का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। का के की के रूप में किसी चीज़ से संबंध दर्शाने के लिए सब्जेक्ट का किसी वस्तु, स्थान या फिर पुस्तकें, इन सब चीज़ों के लिए एपोस्ट्रोफ का प्रयोग होता है। अब आगे हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल, राम्स पेन, राम का पेन, मोहन्स बुक, मोहन की पुस्तक। यहाँ पर देख रहे हैं हम राम और मोहन के बाद एपोस्ट्रोफ के बाद एस लगा हुआ है, तो एपोस्ट्रोफ का प्रयोग भी देख लिया हमने। अब हम देखते हैं कैपिटल लेटर। तो दोस्तों किसी भी वाक्य को अगर प्रारंभ करते हैं, ठीक है, इसका पहला नियम है, किसी भी वाक्य को अगर हम प्रारंभ करते हैं तो आपने देखा होगा प्रारंभ का जो लेटर होता है वो कैसा होता है, कैपिटल होता है। फिर आपने देखा होगा दूसरा जो है कि आप कभी देखते हो फुल स्टॉप लगा हुआ होता है, तो फुल स्टॉप के बाद जो पहला लेटर होता है वो कैसा होता है, कैपिटल होता है। उसके अलावा एक और चीज़ है, जो इंग्लिश की पोएम्स होती हैं उसका फर्स्ट लेटर भी क्या होता है, कैपिटल ही लिखा जाता है। उसके अलावा आई यानी मैं, इस अर्थ में जब आई को लिखा जाता है तो आई भी हमेशा कैपिटल ही लिखा जाता है, ठीक है दोस्तों, ये सब याद रखिएगा। इसके बाद हम देखते हैं इसका अगला नियम यानी 9वां नियम, हाइफेन। जब वाक्य अधूरा हो, ठीक है, तो समास चिन्ह, इसे हाइफेन को समास चिन्ह कहा जाता है। जब कोई वाक्य अधूरा हो और आपका क्या हो, कॉपी में आप लिख रहे हो और पूरी लाइन कंप्लीट हो जाए और वाक्य अधूरा रह गया हो, तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ पर समास चिन्ह का प्रयोग या हाइफेन का यूज़ करते हैं। या फिर क्या होता है, कभी कभी हम कोई स्पेलिंग लिखते हैं,
वो भी अधूरी रह जाती है तो हाइफेन का यूज़ करते हैं और उसको आगे लिख दिया जाता है। तो इन दो कंडीशन में इसका प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा हमने कई बार देखा होगा कि इंग्लिश की जो काउंटिंग है ना, उसको जब हम शब्दों में लिखते हैं तो 21 से लेकर 99 तक उसमें क्या करते हैं, समास चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। 10वें नंबर का जो आखिरी वाला है वो है डैश। डैश का प्रयोग कब किया जाता है, जब एक सेंटेंस कैसा हो, अधूरा हो और उसको दूसरे सेंटेंस से जोड़ा जाएगा तब वहाँ पर डैश का प्रयोग होता है। उसके अलावा आपने देखा होगा जब सारणी में मिलान करते हैं तो शब्दों के मिलान करने के लिए भी बीच में डैश का प्रयोग होता है। उसके अलावा कोई बुक है, उसका जो राइटर है उसको भी प्रदर्शित करने के लिए एक सारणी जब बनाई जाती है तो उसमें भी डैश का यूज़ होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी ये पंक्चुएशन की क्लास होती है समाप्त। अगले वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। ठीक है, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।